बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिलेशनशिप पढ़ना है वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट जो है वो ज़ीरो होती है। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। इसमें हीट क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके, तो उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसकी हीट जो है ना, हीट का जो एक्सचेंज है वो ज़ीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था? Q इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। अब Q की वैल्यू आपने ज़ीरो रखती है तो इक्वेशन क्या रह जाएगी? डी ई प्लस पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर द टूडेज डेरिवेशन। अच्छा, E क्या है? एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, और हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा था कि E इज़ ए स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी इंटरनल एनर्जी जब बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है सिस्टम का और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो ये स्टेट फंक्शन हो गया है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो इसको हम इंटरनल एनर्जी E को स्टेट फंक्शन के टर्म्स में भी मेंशन कर सकते हैं, यानी डी ई इज इक्वल टू, एक दफ़ा आप इसको करें विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, और इसको यहाँ पे भी टेम्परेचर लिखेंगे तो यहाँ पे भी टेम्परेचर आएगा, प्लस दूसरी दफ़ा इंटरनल एनर्जी को आप करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम। जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ वॉल्यूम आएगा तो यहाँ भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गई है। आइडियल गैस के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि आइडियल गैस के लिए कर्ली ई ओवर कर्ली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ज़ीरो होता है। तो ये आपने मुझे भी बताना है कि प्रीवियस लेक्चर ज़रा देखें और मैंने इसकी क्या लॉजिक दी थी वो मुझे वहाँ से समझ के बताएं कि क्या आपको समझ आई थी कि आइडियल गैस के लिए ये वाला फैक्टर ज़ीरो क्यों होता है। अच्छा, अगर ये फैक्टर ज़ीरो हो गया तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया तो पीछे डी ई इज इक्वल टू कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी। और हमें ये भी पता होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो इस टर्म के इक्वल थी। ये हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ से आपको पता चला, आपको ऑलरेडी ये पता ही होगा कि कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी के इक्वल होता है। ये वाला फैक्टर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अगर ये फैक्टर इसके इक्वल हो गया तो हम इक्वेशन में डी ई इज इक्वल टू इस फैक्टर की जगह हम सी वी लिख देंगे, ठीक है ना, और साथ डी टी वो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। यानी हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस फैक्टर की जगह आपने सी वी लिख दिया और डी टी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये हमने वैल्यू इसकी, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे इस वक्त अब हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई है। क्या आ गई है? सी वी इंटू डी टी। अब इसकी जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 क्या आपके पास रह गई थी? क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई थी तो डी ई प्लस पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ क्यू था लेकिन उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई थी क्योंकि हम एडियाबेटिक प्रोसेस में डिस्कस कर रहे हैं। तो डी ई की जगह हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लें। इसकी वैल्यू थी सी वी इंटू डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन 3। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन का प्रोसेस करवा रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम वाला फैक्टर डी वी वाला फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी के बिहाफ पे वर्क डन करते हैं। तो जब उन्होंने अपनी एनर्जी के बिहाफ पे वर्क डन किया, उनकी एनर्जी जो है वर्क डन में यूज़ हो गया तो टेम्परेचर कम हो गया, एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल्स की, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो डी टी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। एक्सपेंशन में डी वी की वैल्यू पॉजिटिव और डी टी की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन में आप उस पर प्रेशर डालते हैं और कंप्रेस करते हैं चीज़ को। जब कोई चीज़ कंप्रेस होती है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो डी वी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। और जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और उनके दरमियान जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उससे एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो डी टी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। कंप्रेशन में डी वी नेगेटिव और टेम्परेचर पॉजिटिव। एक्सपेंशन में वॉल्यूम पॉजिटिव बढ़ गया और टेम्परेचर डाउन हो गया नेगेटिव। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आप 1 मोल ले रहे हैं आइडियल गैस का तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टी ओवर वी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन 3, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब पी की वैल्यू हमने आर टी ओवर वी निकाली है फ्रॉम जनरल गैस कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर देंगे सी वी डी टी प्लस पी की जगह आर टी ओवर वी, और ये जो डी वी रह गया था ये ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप टेम्परेचर से डिवाइड कर दें, ठीक है। जब हमने इसको टेम्परेचर से डिवाइड किया सी वी डी टी ओवर टी ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये डी टी है, स्मॉल चेंज है, और ये टेम्परेचर है पूरा। यहाँ पे आर टी ओवर इसको जब हमने टेम्परेचर से डिवाइड किया तो ये टी इससे कैंसिल हो गया, डी वी ओवर ये वाला वी ऐसे ही आ गया। ये वी हमने इसकी जगह लिख लिया यहाँ पे, आर टी ओवर हमने टेम्परेचर से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इस फैक्टर को भी, तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या रहेगी सी वी डी टी ओवर टी, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ खाली आर रह गया क्योंकि टी टी से कैंसिल हो गया, डी वी ओवर वी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 हो गई है। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, डी शो कर रहा है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, यहाँ डी शो कर रहा है कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको भी कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट को भी कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, आर भी कांस्टेंट है। तो अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टेम्परेचर के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे और वॉल्यूम के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं रही, चेंज नहीं हो रही उनकी इंटीग्रेशन नहीं होनी। तो इंटीग्रेट द इक्वेशन 4। अब हमने इनको 2 लिमिट्स में करना है, एक वॉल्यूम V1 से V2 की लिमिट अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन पे, इस केस में टेम्परेचर की लिमिट्स अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर की इंटीग्रेशन हो रही है इनिशियल T1 से T2 में, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है। सी वी कॉन्स्टेंट है वो बाहर ही रहेगा इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा, ये डी टी ओवर डी टी इसकी इंटीग्रेशन हो रही है बिटवीन 2 लिमिट्स T1 T2। इसी तरह प्लस आर कॉन्स्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, डी वी ओवर वी की इंटीग्रेशन हो रही है बिटवीन 2 लिमिट्स V1 ओवर V2, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता है जब लिमिट्स हम अप्लाई करते हैं ना इंटीग्रेशन पे, तो हम ये चीज़ तो ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म होगा, लॉग नेचुरल और ये जो लिमिट्स हैं ऊपर वाली को ऊपर और उसको नीचे वाली से डिवाइड कर देते हैं T2 ओवर T1। तो ये जब भी लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन आप ख़त्म करेंगे तो आप ये वाला फैक्टर भी ख़त्म कर दें, इंटीग्रेशन का सिंबल भी ख़त्म कर दें, उसकी जगह लॉग नेचुरल लगा लें और लिमिट्स आपकी रेशो ले लें। तो इसी तरह आर यहाँ पे ये फैक्टर ख़त्म हो गया और लॉग नेचुरल और लिमिट्स क्या थे V2 ओवर V1, ये 0 आ गया। ये अब हमारे पास आगे हमें पता है, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही एक लेक्चर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर ये भी रिलेशनशिप देखा था। तो इसका मतलब है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है, तो हम इस आर की जगह सी पी माइनस सी वी यानी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सी वी लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 प्लस यहाँ आर था, आर की जगह हमने सी पी माइनस सी वी लिख दिया है, बाकी इक्वेशन वैसी ही रहेगी। इस इक्वेशन को हमने सी वी से डिवाइड किया है, सी वी ओवर सी वी लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 प्लस सी पी माइनस सी वी, इसको भी सी वी से डिवाइड कर दिया, बाकी लॉग नेचुरल V2 ओवर V1 ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये तो इससे कैंसिल हो गया है, ये सी वी ओवर सी वी से, ये एक दफ़ा इसके साथ डिवाइड हो गया सी पी ओवर सी वी, एक दफ़ा इससे डिवाइड हो गया माइनस सी वी ओवर सी वी। सी वी क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पी क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, लॉग नेचुरल V2 ओवर V1 0 हो गया। अच्छा ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ तो 1 हो गया। सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गैमा होता है, ये भी याद रखें, सी पी ओवर सी वी अगर आप उसका रेशो देखिए तो वो गैमा का इक्वल होता है। तो इक्वेशन क्या बन गई, लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 प्लस सी पी ओवर सी वी गैमा के इक्वल है, तो यहाँ गैमा लिख दिया, माइनस सी वी ओवर सी वी कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 हो गया ये, और लॉग नेचुरल V2 ओवर V1 ऐसे ही लिख दिया। अब हमने क्या किया, इस फैक्टर को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए हैं, तो यह इधर आके माइनस लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 रह गया, ये पूरा फैक्टर इसी तरफ रह गया इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ये। अब ये देखें लॉग में जो लॉग से पहली चीज़ होती है वो उसकी पावर बन जाती है, लॉग सिंपल लॉग हो या लॉग नेचुरल, उससे पहले जो भी लिखा होता है ना वो इस फैक्टर की पावर के तौर पे आ जाता है। तो हमारे पास ये था गैमा -1, तो लॉग नेचुरल V2 ओवर V1, यहाँ गैमा -1 आ गया, ये इसकी ये जो शुरू में था ये इस फैक्टर की पावर बन गया। अब ये इसके शुरू में -1 है तो वो इसकी पावर बन गया, वो इसकी पावर के तौर पे लिखा जा रहा है, लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 इसकी पावर -1 इज इक्वल टू लॉग नेचुरल V2 ओवर V1 और इसकी पावर गैमा -1। अच्छा अब ये देखें,
जी, तो आपको यहाँ तक समझ आ गई थी कि हमने क्या किया था कि ये इससे जो इसकी वैल्यूज़ लगा दी थी CP/CV इज़ इक्वल टू गैमा, और इधर से ये कट के -1 रह गया था। और फिर हमने क्या किया था, जो इसके लॉग या सिंपल लॉग या लॉग नेचुरल के स्टार्ट में होता है वो उसकी पावर के तौर पे बन जाता है। तो हमने क्या किया था, लॉग नेचुरल V2/V1, और ये वाला जो फैक्टर है ये इसकी पावर में आ गया था। इसी तरह इसके स्टार्ट में माइनस था तो वो इसकी पावर बन गया -1, ठीक है। तो अगर आप इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि T1 को ऊपर ले गए और T2 को नीचे, तो ये रिवर्स हो गया है। लॉग नेचुरल T1/T2 +1 इसकी पावर बन गई है, क्योंकि हमने इन्वर्स कर दिया इसको टर्म्स को, और ये ऐसे ही रहा। अब हमने क्या किया है कि लॉग नेचुरल तो हो गया है कैंसिल, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1। ये +1 है, इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। V2/V1 गैमा -1, ये इक्वेशन 6 हो गई है, ठीक है। अगर आपके पास अब कई दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अगर गैस के ये गैस के लिए होती है और गैस की अगर आप 1 मोल यूज़ कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो PV इज इक्वल टू RT। अगर ये गैस इनिशियल स्टेट में प्रेशर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और था, तो टेम्परेचर भी कुछ और हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि इनिशियल स्टेट पे जो गैस थी तो वो P1 V1 और R कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम ही रहेगा, और T1 हो गया। यानी इनिशियल स्टेट पे ये वाली कंडीशंस थी आपकी, कोई भी वैल्यूज़ थी जिसको हमने 1 के उससे यूज़ कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनल स्टेट तक पहुँचते पहुँचते उसकी कंडीशंस चेंज हो गई हैं, तो वो P2 V2 और T2 हो गया है। यानी कोई वैल्यू है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इनिशियल स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फाइनल स्टेट को 2 से कर रहे हैं। ये हमारे पास 2 स्टेट आ गई हैं इसकी गैस की कंडीशंस एट स्टेट 1 एट स्टेट 2। हमने इनको स्टेट 1 और स्टेट को डिवाइड कर दिया बाय स्टेट 2 से, P1 V1 P2 V2, और इस साइड को डिवाइड कर दिया है इस साइड से RT1/RT2। अच्छा, अब क्या हुआ है कि R कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास रह गया P1 V1/P2 V2 इज इक्वल टू, ये R ख़त्म हो गया यहाँ से, तो T1/T2। तो यहाँ से हमारे पास T1/T2 की वैल्यू ये आ गई है, जो हमारे पास इक्वेशन 6 में एक्सप्रेशन था T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 गैमा -1। तो हम T1/T2 की हमने जो ये वैल्यू फाइंड आउट की है, हम इसकी जगह ये पुट करेंगे। T1/T2 की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की है इक्वेशन 6 में, या जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, P1 V1/P2 V2 इज इक्वल टू V2/V1 गैमा -1। और ये क्या हुआ है, यहाँ से हमने क्या किया है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लें, P1/P2 और V1/V2 इज इक्वल टू दिस। ये इसी फैक्टर को हमने सेपरेट करके लिख लिया। अच्छा, ये जो हमने P1/P2 V1/V2 इसको इसी टर्म में इन दोनों जो टर्म्स थी इनको सेपरेट कर दिया, तो ये जो टर्म है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वॉल्यूम वाली टर्म। इधर प्रेशर रह जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 गैमा -1, ये ऑलरेडी साइड पे था, और ये साइड पे आ गया है V2/V1। यहाँ पे ये V1/V2 था, दूसरी साइड पे जाके ये इन्वर्स हो जाएगा V2/V1, और इसकी पावर कुछ नहीं है, हमने अपनी आसानी के लिए इसको 1 रिप्रेजेंट, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता ही है। तो P1/P2 इज इक्वल टू, ये इनकी बेस सेम है, दोनों की पावर्स डिफरेंट है, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो बेस क्या है हमारे पास V2/V1, वो सेम थी, उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसकी पावर थी R-1 और इसकी पावर 1 ही है, तो +1 हो गया। तो -1 और +1 कैंसिल हो गया है, तो इसकी पावर गैमा बच गया है P1/P2। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 पावर गैमा। तो यहाँ से हमने अगर P1/P2, तो इस V2 की भी पावर यही है और V1 की भी, हमने इनको सेपरेट करके लिख लिया। V2 की पावर
भी गैमा है और V1 की भी, तो हमने क्या किया है, V1 इस साइड पे ले गए हैं और प्रेशर यानी 1 वाली टर्म्स एक साइड पे ले आए हैं, इधर P1 था और इधर V1 था, इसको इस तरफ ले गए हैं, इधर V2 था तो P2 को भी हम इस तरफ ले गए हैं। लेकिन इनकी जो पावर है वो वॉल्यूम की टर्म्स में पावर उसके साथ ही रहेगी। P1 V1 पावर जो इसकी गैमा इज इक्वल टू P2 V2 पावर इसकी भी गैमा V2 की पावर गैमा। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब है जो P1 की वैल्यू है वही P2 की है। अगर वो P1 की वैल्यू कुछ और होती, यानी प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं इसको और इसको हम 2 3 4 कुछ भी कंसिडर करते हैं, तो ये इक्वल ना होते। जब हमारे सारे ये स्टेप्स करने के बाद ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो गई हैं, P1 V1 वाली P2 V2 की, इसका मतलब है जो स्टेट P1 है V1 की जो वैल्यू है वही P2 और V2 की वैल्यू है, ये आपस में इक्वल हो गई हैं। तो हम 1 का सिंबल हटा देते हैं, 2 का सिंबल हटा देते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है, तो हमने इनको 1 और 2 से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है अब। तो ये हमारे पास रह गया है PV, यानी ये जो प्रेशर है ये प्रेशर है, तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया। जो वॉल्यूम V1 है वही वॉल्यूम V2 है, तो उसको भी एक दफ़ा लिख लिया और उसकी पावर गैमा आ गई। तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है, जो इस साइड पे और इस साइड पे सेम है तो वो कांस्टेंट हो गई, ये चेंज नहीं हुई हैं। तो हमने पूरे फैक्टर को कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या किया था, ये जो हमारा ये एडियाबैटिक प्रोसेस का हम सारा ये डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट जो आया है, जो हमने प्रूव किया है, वो PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था उसमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। इन दोनों टर्म्स में ये डिफरेंस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये आपको समझ आ गई अच्छी तरह। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें अगर हम हीट दें भी, सिस्टम के अंदर हीट चली भी जाए तो वो सिस्टम के टेम्परेचर को ना चेंज करा सके। टेम्परेचर अगर आपने स्टार्ट में सिस्टम का 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और आप उसको हीट भी कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। आपने इस तरह का मैनेज करना है उसको कि टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, हीट यानी Q जो है वो बढ़ भी रही है तो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी या उसके एक्सपेंशन में यूज़ हो जाए, टेम्परेचर चेंज ना हो। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है कि अगर आपने उसको हीट एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं आप, तो थ्रू आउट उसकी अमाउंट जो है वो सेम रहनी चाहिए। उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन Q की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये इनका थ्योरेटिकली इनका डिफरेंस था। और जब हमने रिलेशनशिप में देखा तो एडियाबैटिक में PV पावर गैमा कांस्टेंट होता है और आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिफरेंस है और ये इनका थ्योरेटिकल डिफरेंस था जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं।